अब जाकर के नायरा की नज़र अच्छी तरह से उस औरत के हाथ पर पड़ती है और वो देख करके नायरा जो थोड़ा घबराते हुए कहती है, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये कैसे हुआ? वो औरत जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये सब बाद में बता लेना और पूछ लेना, मगर अभी खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, मुझे दवाई भी खानी होती है। उनके चेहरे तो ऐस उनके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये बोल रही हैं, मगर उनके चेहरे के पीछे छुपे उस दर्द को नायरा भाँप नहीं पाती और बस आकर के उनके सामने बैठती है और अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देती है। वो एक-एक स्पून उनके मुँह में डालते हुए बार-बार उनके हाथ की तरफ ही देखे जा रही थी। उनका एक हाथ जो फ्रैक्चर हो चुका था और उस पर प्लास्टर बंधा हुआ था। वो औरत जो नायरा की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, वैसे एक बात कहूँ? नायरा मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, पूछ क्यों रही हैं आप, कहिए ना मैडम। मैं इस बात पर वो औरत जो थोड़ा गुस्से भरी लहजे में कहती है, फिर से मैडम, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची मुझे आंटी कहकर बुलाए तो। इस बात पर नायरा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, सॉरी वो जी आंटी जी, क्या कह रही थी आप? वो औरत जो उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए आगे के बाइट को लेते हुए कहती है, वैसे तुम जिस तरह से मुझे प्यार से खाना खिला रही हो ना, ऐसे मेरा एक बेटा है, वो भी मुझे बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता है, लेकिन वो दिखने में है तो प्यारा, पर बहुत गुस्सा करता है, हमेशा मुझे डांटता रहता है। ये सुनकर नायरा जो थोड़ा गुस्से में आते हुए कहती है, ऐसे कैसे डांटते रहते? वो आपके बेटे हैं ना, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनको मारना चाहिए। वो औरत जब अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, उसे मार नहीं सकते, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है अब, तुमसे बड़ा ही होगा शायद। ये सुनकर नायरा जो कहती है, माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, आपको उसको डांटना चाहिए, वरना फिर तो वो शादी के बाद अपनी वाइफ पर भी ऐसे ही हाथ उठाएंगे। इस बात को सुनकर वो औरत जो थोड़ा सीरियस हो गई थी और अपना हाथ दिखाते हुए कहती हैं, बस हो गया मेरा, मुझे दवा ले आकर दे दो, ड्रॉअर में रखा हुआ है। दूसरी तरफ अंश की गाड़ी जो काफ़ी रफ्तार से अपने मेंशन की तरफ निकल चुकी थी। क्रिश जो गाड़ी को काफ़ी स्पीड में ही ले जा रहा था। वहीं अंश जो अपने लगातार वॉलेट के अंदर एक फ़ोटो को देखते हुए काफ़ी प्यार से उस फोटो पर अपने थंब को रख करते हुए कहते हैं, और कब तक आपकी ज़िद की वजह से मुझे उस घर में आना पड़ेगा माँ? आप समझती क्यों नहीं है? आपको उस हालत में देखकर मुझे खुद को कंट्रोल करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। वहीं नायरा जो अच्छी तरह से उस औरत की खिदमत करके बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन तभी वो औरत दोबारा से नायरा को रोकते हुए कहती हैं, बेटा ज़रा एक मिनट के लिए सुनना। नायरा फिर से पीछे मुड़ते हुए बोलती है, हाँ, और वो भाग कर उनके सामने आकर हल्का सा झुकते हुए कहती है, क्या चाहिए आपको? शालिनी, उस औरत का नाम शालिनी था। वो नायरा से अपना फ़ोन मांगती है। नायरा ट्रे को साइड में रखते हुए उनके फ़ोन को उनके हाथ में थमाते हुए कहती है, जी, अब मैं जाऊँ या कुछ और भी काम है? वहीं शालिनी जी जो कहती हैं, किसी को फ़ोन मिलाना था। हाँ, पर इस बारे में किसी को बताना नहीं, ठीक है? नायरा कुछ समझ नहीं पाती और बस अपना चेहरा हाँ में हिला लेती है, क्योंकि उसके आने से पहले यहाँ पर उसके काका ने उसे समझा रखा था, यहाँ पर जितना ही अपने सर को हाँ या ना में हिलाया जाए, उतना ज़्यादा दिन टिकने का इरादा, उतना ज़्यादा दिन टिकने की उम्मीद रहती है। बस इसी बात को फॉलो करते हुए नायरा हर बात पर अपना सर हाँ में हिला ले रही थी। वहीं वो औरत जो वहीं शालिनी जी जो उसको एक नंबर डायल करने के लिए कहती हैं। नायरा उस नंबर को डायल करके शालिनी जी के फ़ोन को उनके कान के पास लगा देती है। दूसरी तरफ से कॉल जो कि 3-4 रिंग के बाद जाकर के पिक हुआ था, और वहीं दूसरी तरफ से काफ़ी कड़क आवाज़ आती है। शालिनी जी जो नायरा से कहती हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद करके फ़ोन को स्पीकर पर डाल दो, ऐसे तुम कब तक मेरे सामने झुक कर खड़ी रहोगी? और अब फ़ोन स्पीकर पर हो चुका था। दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था ताकि कोई भी बाहर का सदस्य अंदर ना आ सके। नायरा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत किससे चोरी-चोरी बात कर रही हैं, क्योंकि जिस नंबर को वो डायल की थी वो नंबर भी सेव नहीं था। दूसरी तरफ से काफ़ी कड़क आवाज़ आई थी। हेलो, मैं जानता हूँ आप मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, और मुझे ये भी पता है कि इस बेवकूफ़ कृष्ण ने आपको ये सब कुछ बताया होगा कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन इतना आस मत लगाइए मेरा। पता चला मेरा मूड अगर ख़राब हुआ तो मैं मेंशन के सामने से ही गुजर जाऊंगा, लेकिन अंदर नहीं आऊँगा।
उसकी ऐसी कड़क आवाज़ सुन करके इस तरफ से नायरा जो कहती है, बड़ा बदतमीज़ इंसान है, किससे बात कर रही हैं आंटी? मैं शालिनी जी जो बड़े प्यार से उस आदमी के जवाब में कहती हैं, माँ हमेशा अपने बच्चे का आस लगा कर बैठती है बेटा। तुम इस बात को समझो या ना समझाएगा, जिस दिन तुम बाप बनोगे ना उस दिन समझ में आएगा कि प्यार क्या होता है बच्चों के साथ। वो लगाव तब तक तुम्हें महसूस नहीं होगा जब तक तुम इसी तरह से अकड़ू आदमी बनकर घूमोगे। कितने वक्त से समझाने की कोशिश। अभी उन्होंने इतना बोला था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, माँ क्या आप इसी तरह के लेक्चर सुनाने के लिए मुझे अपने पास बुला रही हैं? और अगर ऐसा है तो मुझे आपका कोई भी लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए फ़ोन रखिए, मैं वापस लौट रहा हूँ। इस तरह से शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ जैसे मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी आंखें नहीं रह पाती मुझे देखे बिना। बस इतना कहना है कि जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ से वो आदमी जो कहता है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, और वो बिना कोई वार्निंग दिए फ़ोन भी कट कर देता है। शालिनी जी जो उनके चेहरे पर काफ़ी रौनक आ गई थी, नायरा इस चीज़ को नोटिस करते हुए कहती है, आप तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, मगर वो शख्स काफ़ी अजीब है। आपको ऐसे बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए आंटी जी। माफ़ कीजिएगा, मुझे इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए आपके परिवार के बारे में, मगर फिर भी कितने बदतमीज़ी से बात कर रहा था। मैं तो कहती हूँ आते ही ना 2 डंडा लगाएगा उसे। शालिनी शालिनी जी जो अपने दोनों हाथ की तरफ देखते हुए कहती हैं, और कौन से हाथ से डंडा मारूंगी मैं उसे? नायरा जो कहती हैं, अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने अपने हाथ में बहुत सारे डंडे उठाए और वो भी भारी भारी। मेरे गांव में ना ज़रूरत पड़ती थी। वो क्या है ना, मेरे गांव में हलवाई की दुकान थी, मेरी अपनी ही थी। वहाँ पर हम लोग स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाया करते थे और भी बहुत सारे पकवान जैसे समोसा, रबड़ी और भी जैसे जलेबी वगैरह। और वो तो हमारे यहाँ के बंदरों को इतना पसंद आता था। और सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जानवर आकर के भीड़ लगा लेते थे। तो बस माँ से मुझे डंडा लेकर खड़ा कर देती थी। जब बंदर आए तो उन्हें डंडा से मारो, जब गाय आए तो उन्हें डंडा से मारो। कई बार तो बड़ी बड़ी मोटी मोटे सांड भी आ जाते थे, तो उनके लिए ज़्यादा मोटा और बड़ा डंडा उठाना पड़ता था। तो मेरी आदत है डंडा उठाने की। इस बात पर शालिनी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम तो बड़ी प्यारी हो। तुम वहाँ पर नौकरी कर रही हो, ये सुनकर ही काफ़ी नामुमकिन सा लग रहा है। इस बात पर चौंकते हुए नायरा पूछती हैं, क्यों? मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ इसलिए? शालिनी जी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, गलत मत समझना मुझे। वो क्या है ना, यहाँ पर औरत ज़्यादा बात नहीं करती हैं। और हाँ, जो भी बात कर रही हो ना सिर्फ मुझसे ऐसे करना, किसी और से ज़्यादा बकवास करने की गलती मत कर देना बेटा, वरना यहाँ से तुम्हें जाना पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर बहुत अपनापन सा महसूस हो रहा है। बाकी की सारी औरतें या फिर जो भी मेड आती हैं यहाँ पर सब सिर्फ जी हुजूरी करते हैं, तुम तो अच्छा एंटरटेन करती हो। नायरा इस बात पर हंसते हुए कहती है, हाँ अच्छा आपका ना वो रूटीन वाला जो लिस्ट है उसको मैं ले लेती हूँ। मैं बार बार आपके पास आऊँगी तो इसी बहाने आप हंस भी लेंगी। दिन भर अकेले रह कर के बोर हो जाती होंगी ना? सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ हो तो जाती हूँ। तुम एक काम करो, शाम का सूप ना तुम ही लेकर आना, अच्छा भी रहेगा, इसी बहाने तुमसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। नायरा जी कहती है, अभी मैं चलती हूँ वरना काका मारेंगे मुझे, पहला दिन है ना। इस बात पर शालिनी जी भी उसे जाने की परमिशन देती हैं। इस बात पर शालिनी जी भी उसे जाने की परमिशन दे दी थी और वह जल्दी जल्दी भागते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को अपने सर पर रखती है और स्टेयर से नीचे की तरफ आ जाती है। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए अभी जा कर के रेलिंग से टिकती, लेकिन तभी एक हाथ आकर के उसे संभाल लिया था। लेकिन तुरंत ही उसे झटके से खड़ा करते हुए काफ़ी गुस्से में वो आदमी जो कहता है, अगर ठीक तरीके से चलना ही नहीं आता है तो अपने सर से ये घूंघट हटा करके सामने देख कर चला करो। एक तो मुझे वैसे ही नाकाम करना होता है और ऊपर से ये लोग भी आ जाते हैं, नौकर हैं कि पता नहीं क्या सर के दर्द बन गए। इस तरह की बातें नायरा जो सुनकर बस पूरी तरह से उन्हें इग्नोर मारते हैं और जल्दी से रसोई घर में दोबारा से लौट आती है। वो काफ़ी खुश थे, जिसे देखकर चरण सिंह जो पूछते हैं, कहाँ हो गया? लगता है मैडम से अच्छी पटरी खा गई तुम्हारी। मेरी शालिनी है। हाँ, वैसे मैडम बोलने से मना किया उन्होंने, कहा है आंटी जी बोलूँ। तभी एक लड़की जाते हुए कहती है, अच्छा तुम आंटी जी बोलना शुरू कर दी? नौकर हो तो नौकर की हैसियत से रहो और चलो तन फैला हुआ इसे साफ करो।
और अच्छे तरीके से उसे संभाल कर रख देना। और काका, आप भी इसको ज़रा अच्छे से संभाल कर रखिए, क्योंकि आपकी ही लाई हुई नौकरानी है। अगर अच्छे से काम नहीं की ना तो इसकी आंटी जी इसको बचा नहीं पाएंगी। ये बोलकर वो अपना नाक चढ़ाते हुए किचन से बाहर की तरफ निकल गई थी। नायरा जो उस औरत को पहले तो देखती है, लेकिन फिर अपना सिर थोड़ी देर के बाद उसने नीचे की तरफ झुका लिया था और उसके बाहर जाते ही नायरा बगल में खड़े काका से पूछती है, यह कौन था और इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रही थी? आंटी जी बोलने पर इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? लेकिन चरण जो नायरा को समझाते हुए कहते हैं, बिटिया तुम यहाँ से ना ज़्यादा अपना दिल मत लगाओ। ये लोग थोड़े अलग हैं, तुम नहीं समझ पाओगे, अभी बच्ची हो तुम। बड़े घराने के लोगों में ज़्यादा अपनापन नहीं होता, और अपनापन ढूंढने जाओगी तो सिर्फ तुम्हें अपनी बेइज्जती मिलेगी। वहीं फाइनली अब अंश मल्होत्रा की गाड़ी जो आकर के मल्होत्रा मेंशन के ठीक सामने रुकी थी। ये मेंशन जो पुणे के घर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। जहाँ पुणे में उनका हाउस किसी मॉडर्न हाउस की तरह लगता था, वहाँ इस जगह को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बहुत ही पुराने ज़माने का कोई महल हो। उनकी गाड़ी अंदर की तरफ जैसे ही एंटर लेती है, अंश मल्होत्रा के चेहरे पर गुस्सा अब धीरे धीरे झलकना शुरू हो गया था और क्रिश उनके बढ़ते तापमान को महसूस करते हुए कहता है, सर मैं गाड़ी लेकर निकलूँ इधर से? लेकिन अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी रात तक मैं यहाँ से निकल ही जाऊँगा। क्रिश बाहर के मौसम को देखते हुए कहता है, मौसम तो खराब है और रात तो हो गई है सर, इस हिसाब से देखा जाए तो आपको अभी चलना चाहिए। अंशु बाहर की तरफ निकलते हुए कहते हैं, बहुत जल्द, 5 से 10 मिनट ही रुकने का इरादा है मेरा, ज़्यादा वो तो 20 मिनट, इससे ज़्यादा इस घर के अंदर नहीं रह सकता मैं। और वो अंदर की तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर की तरफ कदम रखा था, उस घर के देख कर ही उन्हें अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था और वह अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए अपने आप को समझाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ सिर्फ अपनी माँ के लिए आए हो। कम ऑन अंश, उनसे मिलना ज़रूरी है, वरना ये घटिया खानदान यही समझेगा कि उनका बेटा मर चुका है उनके लिए, और मेरी माँ को और तकलीफ होगी। वो जैसे तैसे करके अपने कदम को आगे की तरफ जैसे ही बढ़ाए थे, हॉल के बीचों बीच उनके पहुंचते ही उनके कानों में आवाज़ गूंजती है, आ गए बेटा, अपनी दादी से नहीं मिलोगे? ये आवाज़ भी उन्हें काफ़ी इरिटेटिंग लग रही थी, जिसे सुनकर वो बिना पीछे मुड़े कहते हैं, बस वक्त बहुत कम है। ये बोलते ही वो जैसे अभी सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, तभी उन्हें बुलंद आवाज़ सुनाई देती है, वक्त इतना कम है तो यहाँ पर आने की ज़रूरत ही क्या थी? खुद को बहुत बड़ा इंसान साबित करने के लिए यहाँ पर दिखावा करने आए हो। इस बात को सुनते हुए अंश काफ़ी गुस्से में मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए वहाँ सामने खड़े एक आदमी को देखते हुए कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, एम्पायर बिल्डअप करना आपको क्या आएगा? और बिजनेसमैन कितना बिजी होते हैं इसके बारे में तो आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा। बचपन से दूसरों की कमाई पर जो पला हो, उसे कहाँ अंदाज़ा होता है इन सब चीज़ों का। और जहाँ तक बात रही मेरे वक्त की, तो मैं बिज़ी हूँ मगर अपनी माँ के लिए नहीं। अगर आती है तो मेरे लिए सारा काम साइड में रखा जा सकता है। आई होप यू गेट मी, मिस्टर जयचंद्र मल्होत्रा। और ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफ़ी गुस्से में अपनी मॉम के रूम के सामने आ गए थे। वहीं नीचे वो आदमी जो काफ़ी गुस्से में सामने की बैठी औरत को देखते हुए कहता है, संभालिए इसे, कहीं किसी दिन ना मेरा हाथ ना उठ जाए आपके पोते पर। वो औरत जो खड़े होते हुए कहती है, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं, आप जानते हैं कि वो आपसे कितना चिढ़ता है। वही वो आदमी जो अपना हाथ उस औरत के हाथ से छुड़ाते हुए कहते हैं, जया जी, आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा पोता है, इस घर का वारिस है वो। अरे अगर वो इस तरह से बिगड़ जाएगा और हमसे इस तरह अपनी ऊंची जबान से बात करेगा तो दुनिया हमारी क्या इज्जत करेगी? दुनिया के सामने हमारा कितना नाम है ये शायद उस आदमी को पता नहीं है। हमारा ही नाम अपने नाम के आगे जोड़ने के बावजूद ही इस तरह की हरकत करता है मेरे साथ। वही अंश जो अब अपने रूम के अंदर आ चुके थे और जैसे ही वो अपनी माँ को देखते हैं, वो काफ़ी तेज़ कदमों से आगे बढ़ते हुए अपनी माँ के गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आप ठीक हैं? और आंखें क्यों बंद की हो, आप सो रही हैं क्या? वो काफ़ी घबरा कर ये पूछे थे
वहीं शालिनी जी धीरे से अपनी पलकें उठा करके अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा के लिए सो गई? इस बात पर अंश अपनी माँ के गालों पर अपना हाथ रखते हुए चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात पर शालिनी जी उनके हाथों पर अपना हाथ धीरे से सहलाते हुए कहती हैं, पता तो तुम्हें भी है कि ये कभी ना कभी तो होगा। और कितना दिन अपने आप को इसी तरह से तड़पाओगे? माँ के अलावा दूसरा भी कोई है जीवन में या फिर बस मेरे भरोसे ही जी रहे हो? इस बात पर अंश काफ़ी नाराज़ होते हुए कहते हैं, मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह की भारी भारी शब्द मत यूज़ किया करो। जीवन एंड ऑल, यू नो दैट आई हेट सच वर्ड्स। इतना शुद्ध हिंदी में बात करना मुझे अपने स्टूपिड मुझे उस जयचंद्र की याद दिलाता है। शालिनी जी जो इस नाम को सुनते हुए कहती हैं, बेटा इस तरह से नहीं बोलते, आपके दादाजी हैं वो। इस बात पर अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, दादाजी। जिस आदमी ने सिर्फ लूटना जाना हो और उसके साथ दुनिया को अपने हाथों में कंट्रोल करने की कोशिश की हो, मैं उसे अपना दादाजी तो नहीं मान सकता। मेरे लिए अगर कोई रिश्ता अभी भी जिंदा है तो वो सिर्फ आपसे है, और आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे लिए काफ़ी हो। मुझे और कोई नहीं चाहिए मुझे संभालने के लिए। इस बात को सुनते हुए वो जैसे ही अभी शालिनी जी के पैरों पर अपना हाथ रखे थे, वो सिर्फ पैर दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी शालिनी जी की मुंह से हल्की सी आह निकलती है। और जैसे ही अंश ने यह नोटिस किया था, वो काफ़ी हैरानी से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ आपको? दर्द हो रहा है पैर में? शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ बेटा वो पैर थोड़ा सा मुड़ गया था। तो इस बात को सुनते ही अंश समझ जाते हैं कि आखिर में बात क्या है, और वो तुरंत ही अपनी माँ का ब्लैंकेट जैसे ही हटा करके उनके पैर की तरफ देखते हैं। उनका गुस्सा जो पूरी तरह से अब तिलमिला उठा था, और अभी वो काफ़ी गुस्से में गेट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी शालिनी जी उनको रोकते हुए कहती हैं, आपको हमारी कसम है बेटा। अभी उनका हाथ जो गेट के हैंडल तक पहुंचा ही था कि तभी अंशु खुद से ही अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए जोर से दीवार पर अपना हाथ दे मारते हैं और पीछे मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपकी आदत नहीं जाएगी ना दूसरों को बचाने की? आप क्यों नहीं समझती हैं मेरी बात? मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ आप चलिए मेरे साथ। मैं शालिनी जी कहती हैं, आराम से बात करो, आपको पता है ससुर जी यहीं पर है, अगर सुन ले तो तमाशा करेंगे। वही अंशु कहते हैं, तमाशा करना है तो करने दीजिए, मैं भी कोई डरता नहीं उनसे। सच सच बताइए माँ, ये किसने किया है? ये मत बोलिएगा कि आप सीढ़ियों से गिर गई हैं। शालिनी जी कहती हैं, नहीं सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बस पैर स्लिप होकर मुड़ गया था बेटा। वही अंशु अपने हाथों को एक दूसरे से मिलाकर क्लैप करते हुए कहते हैं, वाह इस बार बात में कुछ नया ट्विस्ट है आपके। शेखर मल्होत्रा ने किया ना ये सब कुछ? अगर आज वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं आज उनके साथ कुछ बहुत गलत कर दूंगा। शालिनी जी जो कहती हैं, नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बच्चे, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाती हूँ ना, तुम्हें पता है। मैं अंशु कहते हैं, आप क्यों मेरे साथ नहीं रहती? मैंने कहा ना कि मैंने पुणे में आपके लिए बढ़िया घर बनवा दिया जहाँ आप अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हैं। आपका बेटा इस काबिल हो चुका है माँ, क्यों नहीं समझती हैं आप? इस घर में रह करके इस टॉक्सिसिटी को झेल करके क्या मिलता है आपको? शालिनी जी तो कहती हैं, इसे संस्कार कहते हैं बेटा, और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाकर इस घर में भेजा था कि अगर इस घर से बाहर निकलना तो अपनी अर्थी पर। लड़कियां डोलियों में ससुराल पहुंचती हैं और अर्थी से ही बाहर निकलती हैं। ससुराल में से बीच से अगर वो अपना मुंह मोड़ ली ना तो फिर पूरा समाज उन पर थूकता है। मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? अंशु इन सारी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, नो दैट्स इट, यही सब मुझसे सुना नहीं चाहता और इसी वजह से मैं इस घर में आता ही नहीं हूँ। आपके पति और उनसे भी ज़्यादा स्टूपिड उनके पिताश्री, दोनों ने मिल करके ज़िंदगी को झंड कर दिया, मेरी भी और आपके भी। वही शालिनी जी जो कहती हैं, हमारी सासू माँ ने भी तो सब कुछ झेला है ना, तो आप इसलिए ये सब तो चलता ही रहेगा। ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? वही अंशु कहते हैं, बिल्कुल आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपको कभी अपना ख्याल आ जाए तो मेरे साथ आ जाइएगा। आपका बेटा आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा आखिरी सांस तक। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये सुनकर शालिनी जी अपने बेटे को रोकते हुए कहती हैं, अभी तो आए हो बच्चे, इतनी जल्दी तो ना जाओ।
अंश कहते हैं, मुझे इस घर में सफोकेशन होती है माँ, घुटन सी होती है मुझे, नहीं अच्छा लगता मुझे यहाँ पर कुछ भी। ऐसा लगता है इस घर में नहीं आता हूँ बल्कि जेल में आ जाता हूँ। आपको यहाँ रहने का कोई शौक है तो आप रहिए, मैं नहीं रह सकता। पता नहीं कब मैं आपके दिमाग को चेंज कर पाऊंगा, आपके माइंडसेट को चेंज कर पाऊंगा कि ये सारी परंपरा और संस्कार जैसी कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ पुराने लोगों का अपना हुक्म जताने का तरीका है। वो कुछ नई चीज़ें न ला सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही उसे संभाल सकते हैं। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। और फिर वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, आपने सूप पिया? शालिनी जी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती हैं, तुम रहते ही नहीं हो मेरा ख्याल रखने के लिए, और ना ही कोई बहू है यहाँ पर। कौन लेकर आएगा मेरा सूप? अभी उनका इतना बोलना हुआ ही था कि तभी बाहर से दरवाज़ा खुलता है और अंदर की तरफ एक लड़की है जो अपने हाथ में ट्रे पकड़े हुए कहती है, आ गया आंटी आपका गरम गरम सूप। उसने ये काफ़ी रिलैक्स वे में बोला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर आंटी जी की जगह कोई और भी है। वो शालिनी जी के सामने अभी उस सूप को रखने वाली होती है, लेकिन बीच में तभी एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वो अचानक से टर्न हुआ था, इस वजह से ना तो आई हुई इस लड़की को समझ में आता है और ना ही अंश को। और जब तक उन दोनों के दिमाग में ये बात पहुंचती कि वो दोनों गलत पोजीशन पर हैं, तब तक सारा कांड हो चुका था। वो गरम गरम सूप चचा करके अंश के शर्ट पर और उनके कोट को भिगोते हुए उनके बदन पर चिपक गया था, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। अभी वो जैसे अपने शर्ट की तरफ देखते, नायरा जल्दी से अपने सिर के पल्लू को ठीक करते हुए कहती है, हाँ साहब वो गलती से हो गया। अंश में उस सारे जूस के दाग को घूरते हुए उस सामने खड़ी औरत की तरफ देखते हुए कहते हैं, What the heck is this? ये क्या कर दिया, मेरी शर्ट का हालत खराब कर दिया। ओह गॉड, इतना गर्म सूप। मेरी शालिनी जी जो कहती हैं, बेटा एक काम करो, इसके कमरे में जाओ और इसको कपड़े दे दो। अंश तुम जाकर शावर ले लो ठंडे पानी का, वरना तुम्हारे शरीर पर छाला पड़ जाएगा, कुछ दिन तक कपड़े नहीं पहन पाओगे फिर। इस बात को सुनकर अंश अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप तो यही चाहती थी ना, लेकिन आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। और अभी वो बाहर की तरफ निकलते तभी वो अंदर की उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, तुम क्या यहाँ बुत बनकर खड़ी हो? स्टैचू मत बनो, जल्दी भागो मेरे रूम की तरफ और कपड़ा निकाल कर रखो। और वह जल्दी से अपना कोट निकालते हैं और बाहर खड़े क्रिश की तरफ थमा देते हैं। वो ऑलमोस्ट उस कोट को क्रिश के मुंह पर ही फेंके थे। वहीं नायरा तो इन सब चीज़ों से अनजान थी। उसे कहाँ पता था कि कहाँ है अंश का रूम, किस तरह से उसे जाना है। लेकिन तब एक किस्मत उसकी अच्छी थी, सामने एक स्टाफ जो आती है और जैसे ही नायरा उसको देखी थी वो जल्दी से पूछते हैं, ओह छोटे 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 नहीं क्या नाम है उनका, वो बड़ी साहब नहीं बड़ी साहिबा के बेटे का रूम कहाँ है? पीछे आ रहे अंश की तरफ वो औरत जो देखते हुए कहती है, अच्छा तुम उनकी बात कर रही हो, ये कमरा तो उन्हीं का है। जिस जगह पर नायरा खड़ी थी वहीं पर अंश के रूम का गेट था। वो भाग कर जाती है और गेट को धप से अपने हाथों से खोलती है और अंदर की तरफ भाग कर आ जाती है। अंदर जैसे ही वो पहुंचे थे, आसपास की जगह को देखकर वो पहले तो चारों तरफ 360 डिग्री में घूम जाती है और जैसे ही वो घूमी थी उसके सिर का पल्लू जो नीचे की तरफ गिर गया था, जिसे संभाल कर वो दोबारा से अपने सिर पर रखते हुए कहती है, हे नारायण, ये मैं कहाँ पहुँच आई? अब यहाँ तो कोई कपड़े भी नहीं दिख रहे हैं। वो भाग कर एक कोने को चेक करने लगती है। तभी अंश भी काफ़ी जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और अपने शर्ट को निकाल करके साइड में वो ऑलमोस्ट उसे फेंकते हुए काफ़ी गुस्से में पूछते हैं, मिला मेरा कपड़ा, जल्दी लिया कर दो। लेकिन नायरा के हाथ में तो कोई कपड़ा ही नहीं था। वो अपने पल्लू को संभालते हुए कहती है, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है साहब। जैसे ही अंश ने दोबारा से ये साहब वर्ड सुना था, उन्हें हिंदी के ऐसे शुद्ध वर्ड से कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन फील होती थी और वो उस लड़की के काफ़ी करीब आकर कहते हैं, व्हाट दिस बहन चाहिए, लड़की को हायर किसने किया है? और ये साहब जी क्या होता है? ऐसी बहन जी टाइप्स नौकरानी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर, और कम से कम मेरे सामने तो नहीं ही चाहिए। कॉल मी सर और नथिंग एल्स। और मेरे कपड़े लेकर आओ। शक्ल देख रही बस मेरी। नायरा जो अपने चेहरे को लगातार बस नीचे झुकाई हुई थी और यह सुनकर वो धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, शक्ल क्यों देख लूँगी मैं इनकी, मुझे कौन सा बड़ी दिलचस्पी आ रही है इनकी शक्ल देखने में। और फिर से वो चारों तरफ देखते हुए कहती है, आपका कपड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा साहब, मेरा मतलब सर। भैया जो पीछे से उसे कहते हैं,
देखने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। इस 4 फुट के कपड़े के अंदर जो खुद को ढक रखा है ना तुमने, इसमें तुम्हें नजर कहाँ से आएगा कुछ भी? और यहाँ मेरे कमरे में क्या ढूंढ रही हो? क्लोजेट रूम में जाकर ढूंढोगी ना कपड़े। नॉनसेंस कहीं की। सामने के दरवाजे को देखकर नायरा समझती है कि शायद वही होगा क्लोजेट रूम, और वो भाग कर उस जगह पर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए कहती है, ये तो खुल। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी अंश अपने फ्रस्ट्रेशन में सर को अपने हाथ से रब करते हुए कहते हैं, ओह गॉड, वो बाथरूम है, क्लोजेट यहाँ पर है। वो दूसरे डोर की तरफ उसे इशारा करते हुए कहते हैं, और वहीं वो बाथरूम के अंदर आते हुए कहते हैं, जब तक मैं बाहर आऊँ मुझे मेरा कपड़ा रेडी चाहिए। एंड दिस टाइम आई होप यू गेट मी। एंड दिस टाइम आई होप। रूम के अंदर घुसती है और आसपास की जगहों को देखकर कहती है, बाप रे, कपड़ों के लिए भी इतना बड़ा कमरा होता है कहीं। और वो जल्दी से अपने सर के पल्लू को हटाते हुए कहती है, कितनी घुटन होती है इस पल्लू के अंदर। पता नहीं कैसे लोग दुल्हन बनकर रहते थे हमारे गांव में। वो जल्दी से एक शर्ट और एक पैंट को बाहर की तरफ निकाल कर ले आती है और कमरे को बंद करते हुए आकर के उसे बेड पर सजा कर रख देती है। अभी वो कमरे से बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो खुद से कहती है, उन्होंने कहा था यहीं पर मेरा कपड़ा तैयार रखना। जाने के लिए तो कहा नहीं था। जाना है या नहीं जाना है? वैसे रहूँगी तो डांटेंगे ही सही, इससे अच्छा निकल जाती हूँ। लेकिन वो जैसे अभी गेट पर पहुँचती फिर से उसका दिमाग काम करता है और वो खुद से कहती है, अगर कहीं तब भी तो डांटेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि जाकर चुप जाऊँगी। इन्हीं का घर है, ढूंढ लेंगे मुझे। लेकिन यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। वहाँ शालिनी जी का क्या, उनको टाइम से सूप ही देना है। अभी जैसे ही अंश ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला था, उन्हें दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उनके रूम का डोर था। वो जैसे अब देखते हैं वहाँ पर उनकी फॉर्मल शर्ट और नीचे ट्राउज़र रखा हुआ था, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहते हैं, ओह वाह, गंवार लोगों को हायर करेंगे तो यही होगा ना। घर पर मैं ये पहनूंगा, द शर्ट एंड दिस ट्राउज़र। और फिर उन्हें खुद ही क्लोजेट रूम से अपने कपड़े को लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो शीशे के सामने आकर अपने कपड़े पहनने वाले होते हैं, उनके चेस्ट जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। ऑब्वियसली इस वक्त उनका कपड़ा पहनना मुनासिब नहीं था उनके लिए, और ना ही उनके स्किन के लिए। और वो अपने चेस्ट पर फर्स्ट एड से कुछ क्रीम निकाल कर उसे अपने चेस्ट पर लगाते हैं और फिर नीचे ट्राउज़र पहन कर ही बस लेट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायरा जल्दी से शालिनी जी के लिए दूसरा सूप लेकर गई थी और ट्रे में सूप को रखते हुए कहती है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, उसके बाद से आपको पिलाती हूँ। शालिनी जी उसको देखते हुए कहती हैं, तुम घूंघट क्यों लगा कर रखती हो? घूंघट में रहोगी तो ऐसे गलतियां होती रहेंगी, और यहाँ गलती करने की कोई जगह नहीं होती। एक बार गलती करो और फिर यहाँ से तुरंत ही निकाल दिया जाता है। ये सुनकर जल्दी से नायरा खड़े होते हुए कहती है, मतलब हमको निकाल देंगे वो जो भी थे वो हमको निकाल देंगे क्या? शालिनी जी जो कहती हैं, परेशान मत हो, वो मेरा बेटा है, वो तुम्हें नहीं निकालेगा। लेकिन अगर बड़े साहब के साथ ये सब हुआ होता, हमारे ससुर जी के साथ, तो समझ लो तुम्हारी तो नैया पार लगने वाली थी। इस पर नायरा सचेत होते हुए कहती है, घूंघट में तो रहना पड़ेगा, वो मेरी आदत है, समझ लीजिए। और जहाँ तक बात रही गलतियों की, तो मैं आइंदा से नहीं करूँगी। मैं शालिनी जी जो कहती हैं, अच्छा उसके ये तो कोई और भी आकर साफ कर देगा, तुम इसे बुला। तो अभी मुझे दवा भी खाना है और अब तो मेरा बेटा भी आ गया। अगर उसे पता चला कि मैंने टाइम से दवा नहीं लिया ना, तो वो बहुत डांटेगा मुझे, और तुम्हें भी। नायरा जो आकर सामने बैठते हुए कहती है, अच्छा वो जो आए थे वो आपके बेटे थे? शालिनी जी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती हैं, क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? थोड़ा ज़्यादा डांटता है मगर दिल का बुरा नहीं है। नायरा जो मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपका बेटा है तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा। आप इतनी अच्छी हैं, कितना भोली हैं, लेकिन वो तो बहुत बुरे हैं। जिसने काफ़ी धीरे से बोला था, शालिनी जी को सुनाई नहीं दे जाता दिया था। वही शालिनी जी जो पूछते हैं, अच्छा अच्छा बस हो गया, ये सूप तो ठीक है, छोड़ो, तुम बस मुझे दवाई दे दो, और जरा जाकर के ना उसे भी कुछ खाना, उसको भी ज़रा ना कुछ खाने के लिए दे देना, वरना वो बाहर निकल कर खुद से तो कुछ खाना खाएगा नहीं। और ध्यान से, हो सके तो 1-2 और गलतियाँ करके ना उसको जैसे तैसे आज रात रोक लेना। सुबह सुबह उसका चेहरा देखकर उठूंगी तो बड़ी खुशी मिलेगी मुझे। मैं नायरा जो कहती है, वैसे प्लानिंग करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, ठीक है ये भी कर दूंगी, ये आप दवाई ले लीजिए। अब क्या करने वाली है नायरा? और जब पता चलेगा अंश को कि जिस लड़की को वो अब तक इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे,
जिस लड़की का ब्रेसलेट वो इधर उधर अपने कोट में लेकर घूम रहे थे, वो लड़की तो उनके घर में ही है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।